शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से खबर है, देखिए कोटली में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई सामने आई है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें किस तरह से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी बंकर को भारतीय सेना ने उड़ा दिया। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तानी बंकर को उड़ाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानी बंकर को उड़ाया गया है। भारतीय सेना की ये जवाबी कार्रवाई, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आप देखिए किस तरह से भारतीय सेना ने ये जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तानी बंकर को उड़ाया गया है। कोटली में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तानी बंकर को भारतीय सेना ने किस तरह से उड़ा डाला। वहां पर देखिए धुआं धुआं, पाकिस्तानी बंकर को उड़ाया गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही है। भारतीय सेना का अब जवाबी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कोटली में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी बंकर को भारतीय सेना ने किस तरह से उड़ाया है, ये तस्वीरें सामने आ रही है। बंकर पाकिस्तानी सेना का था, जिसको भारतीय सेना ने उड़ा दिया। देखिए एक धमाके से ये पूरा बंकर किस तरह से ध्वस्त हो गया। कोटली में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, ये देखिए तस्वीरें किस तरह से ये पाकिस्तानी बंकर जिसको भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। और यहीं पर बंकर पाकिस्तानी सेना के द्वारा बनाया गया था, भारतीय सेना ने इसको निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की और इस बंकर को किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलिए एक और बड़ी खबर, दिल्ली से पुराना पुलिस मुख्यालय पर एयर रेड सायरन की टेस्टिंग। दिल्ली से यह खबर सामने आ रही है, पुराना पुलिस मुख्यालय जिस पर एयर रेड सायरन की टेस्टिंग की गई है। थोड़ी देर में एयर रेड सायरन की टेस्टिंग होगी, थोड़ी देर में ये टेस्टिंग की जाएगी, बताया जा रहा है। थोड़ी देर में ही एयर रेड सायरन की टेस्टिंग होगी। दिल्ली से यह खबर सामने आ रही है, पुराना पुलिस मुख्यालय जिस पर एयर रेड सायरन की टेस्टिंग होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए थोड़ी ही देर में एयर रेड सायरन की टेस्टिंग होगी। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। पुराना पुलिस मुख्यालय, इस पर एयर रेड सायरन की टेस्टिंग की जाएगी। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। तो कुछ ही देर के बाद यहां पर एयर रेड सायरन की टेस्टिंग होगी। चलिए अगली बड़ी खबर, शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होगी। बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी विदेश मंत्रालय के द्वारा। मौजूदा हालात पर होगी विदेश मंत्रालय की ये प्रेस वार्ता। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शाम 5:30 बजे मौजूदा हालात पर विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस को ब्रीफ किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। मौजूदा हालात किस तरह से है उसको लेकर यह प्रेस ब्रीफिंग होगी। और शाम 5:30 बजे का वक्त, जहां विदेश मंत्रालय की यह प्रेस ब्रीफिंग होगी। और मौजूदा हालात किस तरह के हैं, किस तरह से पाकिस्तानियों ने निशाना बनाया सिविलियंस को, इस पर भी जानकारी दी जा सकती है। यह बड़ी खबर इस्लामाबाद से बड़ी खबर है, भारत की स्ट्राइक से कांपा पाकिस्तान। इस्लामाबाद से यह बड़ी खबर, दाऊद और उसके गुर्गे देश छोड़कर भाग गए हैं। देखिए किस तरह से भारत ने कार्रवाई की है। भारतीय सैन्य कार्रवाइयों से पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव, दाऊद और उसके सहयोगी गुप्त ठिकानों पर छिपे सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। छोटा शकील, अनीस इब्राहिम सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। कार्रवाई भारत की जवाबी हमलों के बाद की गई है। तो पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी हैं उनको देखिए अब छुपाने की कोशिश कर रहा है। दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट माना जाता है। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट, जिसका मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम। और अब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान छोड़ चुका है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की है, इस्लामाबाद पूरी तरह से कांप रहा है। पाकिस्तान में दाऊद और उसके गुर्गे देश छोड़कर भाग गए हैं, ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, भारतीय सैन्य कार्रवाइयों से पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव, देश छोड़कर ये आतंकी भाग गए हैं। दाऊद और उसके सहयोगी गुप्त ठिकानों पर छिप गए हैं। छोटा शकील, अनीस इब्राहिम सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। तमाम आतंकवादी जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, आतंक का गढ़ पाकिस्तान, दुनिया भर के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है, देखिए यहां पर उनको गुप्त ठिकानों पर छिपाया गया है। 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड तो देखिए भारत की कार्रवाई से किस तरह से पाकिस्तान
आतंकिस्तान कांप रहा है। आप देखिए, तमाम जो आतंकवादी हैं या तो देश छोड़कर भाग गए हैं, पाकिस्तान उनको छिपाने की कोशिश कर रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और जेपीएस चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन जेपीएस चौहान साहब। संजय जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। अभी देखिए, पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी और 5:30 बजे इसको लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया है, अभी क्या कहेंगे सर? ये अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगे भी ये ऑपरेशन जारी रह सकता है। संजय जी, शांतनु जी, सवाल मुझसे है? जी जी संजय जी। जी, थोड़ी आवाज बीच में कट कट के आ रही, तो मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा जी जी जी, मैं दिक्कत आ रही है। आवाज लेकिन आपने जो सवाल किया है, जी 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 जी, देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उनका पूरा डिटर्मिनेशन है कि ये जो आतंकवादी है और इनके पीछे जो ताकतें हैं, उसका समूल नाश करने का संकल्प ले रखा है। और मैं अपनी भारत की सेना को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। भारत की जो सेना है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, और उसने बता दिया। इसे अब की बार जो स्ट्राइक किया है भारत ने, पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका जो हार्ट है, दिल है, पंजाब में प्रिसीजन स्ट्राइक जो भारत ने की है, और इनके जो पाले हुए आतंकवादी थे, जो बड़े आतंकवादी थे, जो सरकार चलाते थे, वहां की डिसीजन उसमें डीप स्टेट के रूप में बहुत बड़ा काम करते थे, उनके अड्डों को नष्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और निश्चित रूप से भारत के आगे कहीं पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता, जो उनका मौलाना आसिफ मुनीर है, वो खाली कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के भारत से नहीं लड़ सकता है। वो भारत पाकिस्तान की जनता को भले ही मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर जन्नत के लिए बेवकूफ बनाता हो, लेकिन असलियत तो उसकी खुल गई। और एक चीज और मैं शांतनु जी ने कहना चाहता हूं, ये इस बार ये भारत और पाकिस्तान का ही युद्ध नहीं है, इसमें एक लड़ाई और है। और वो लड़ाई ये है कि जो चीन ने हथियार दिए थे पाकिस्तान को, उनकी भी टेस्टिंग हो गई। और इस पे जो यूरोपियन कंट्रीज थी, अमेरिका थे, जो डिफेंस के सप्लायर है, जिनके टेस्टेड हथियार थे हैं, वो देखना चाह रहे थे कि चीन के हथियार कितने टिक पाएंगे। और भारत ने चीन को एक्सपोज कर दिया। डिफेंस सिस्टम बिल्कुल 2 कौड़ी का चीन का, उसके JF-17 उनको गिरा दिया भारत ने। तो मतलब भारत ने तो बिल्कुल पाकिस्तान को अंधा कर दिया। बगैर डिफेंस सिस्टम के तो पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता है, वो अंधा बैठा हुआ है। बिल्कुल। और दुनिया भर से, अब देखिए, दुनिया भर से लोन की भी गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। संजय जी, वापस आता हूं आपके पास। जेपीएस चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। जेपीएस चौहान साहब, कल रात में भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से भारत ने अटैक किया है वहां पर, पाकिस्तान का जवाबी जो पाकिस्तान ने हमला किया उसका जवाब दिया। अब देखिए, जिस तरह से संजय जी ने कहा कि चाइनीज माल जो था उसकी भी टेस्टिंग हो गई है। चाइनीज पटाखे फुस निकल गए हैं उनके, जो उन्होंने छोड़ने की कोशिश की है। भारत ने करारा जवाब दिया, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो JF-17, ये जो तमाम लड़ाकू विमान थे उनके, उनको मार गिराया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है कि चाइना का जो माल है उसकी भी टेस्टिंग हो गई है अभी। चौहान साहब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं जो हूं इसको 2 तरीके से इस बात को रखूंगा जी। एक तो सबसे पहले मैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और सरकार को इस बात के लिए मैं साधुवाद और प्रणाम करता हूं कि उन्होंने तीनों सेनाओं को जो है सुना जी। सुनने के बाद उनकी जो रणनीति थी उसको समझा और उसको हरी झंडी दिखाई, उसको स्वतंत्रता दी। एक होता है कि आप अपने विल को थोप दीजिए जी। दूसरा होता है कि जो आपके नीचे लोग हैं उनको आप बुलाइए, उनके साथ मीटिंग करिए, उनकी बात सुनिए, अपनी बात रखिए और एक सामंजस्य लाइए जिसके अंदर की हमारा ध्येय सिर्फ हो विजय विजय और विजय। और यही इस सरकार ने किया, इसके लिए साधुवाद है। साथ में मैं एक और बात कहूंगा कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, इनका जो अटूट सामंजस्य है, साथ में मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जोड़ रहा हूं, साथ में मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को जोड़ रहा हूं, ये विश्व में के अंदर एक अद्वितीय इन्होंने उदाहरण पेश किया है, जिसके कारण कि जो आप सफलता देख रहे हैं और पाकिस्तान का अंत जो है 2 या
मैक्सिमम 2 या 3 दिन के अंदर आप साफ देखेंगे। बिल्कुल। जहां तक और सवाल चौहान है, साहब, ये जो तस्वीरें एक बार देख लीजिए चौहान साहब, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख वहां पर बैठे हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्माइल किस तरह से डिकोड करेंगे आप? पाकिस्तान को उसका हश्र जो है वो किस तरह से होने वाला है ये तो पता चल ही गया होगा, आगे भी किस तरह का होगा, ये स्माइल कहीं ना कहीं बता रही है चौहान साहब। ये स्माइल ये बता रही है कॉन्फिडेंस जी, हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कर गुजरने की तमन्ना, दृढ़ निश्चय, दुश्मन को आयरन फिस्ट के साथ उसका जबड़ा तोड़ने की एक शक्ति और एक ताकत। आपने भी जो कहा, ये बात हो रही थी, संजय सिंह जी कह रहे थे जो चाइनीज पटाखे फूट रहे हैं, वास्तव में सही है। इसके 2 कारण है। एक तो वास्तव में वो चाइनीज पटाखे हैं ही, दूसरा जो है मैन बिहाइंड द मशीन, जिसको कि चाइना भी बहुत समझता था, पाकिस्तान भी बहुत समझता था कि हमने अपने एयर डिफेंस को इस तरीके से कर रखा है कि जो कि अभेद्य है, मैन बिहाइंड द मशीन। वहां के लोग, मैं समझ में नहीं आता है कि एक भी उनको डिटेक्ट नहीं हुआ और हमारे सारे टारगेट्स वहां के जहां गिरने थे वहीं पे गिरे, पिन पॉइंटेड। हमारी भारतीय सेना का और उनके जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे बॉर्डर पर ही मारे जा रहे हैं। ये आप जो है चंडीगढ़ में, पंचकुला में, दूसरी जगह आप सायरन जरूर सुन रहे हैं, दिल्ली में भी उनका रिहर्सल चल रहा है। दीज आर ऑल प्रिकॉशनरी। जो जब दुश्मन का कोई भी रेड आती है तो जैसे ही वो डिटेक्ट होती है, उसके डायरेक्शन को देख के उसके बीच में जो जो टारगेट संभावित होते हैं सब जगह सायरन बजा दिए जाते हैं एज प्रिकॉशन। लेकिन आपने उसका अंत जो देखा, क्या देखा कि वो घुसने से पहले ही सारे गिरा दिए गए। साथ में जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारी एयर डिफेंस है, आपको एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं है कि अगर हम सोच रहे हो कि हमने हिंदुस्तान ने सिर्फ जो है नॉर्दर्न सेक्टर और अपने वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर लगाई है, ये हमारी अंदर तक जो है पूरी तरीके से हमारा इस तरीके से जाल बिछा हुआ है कि किसी तरीके से अगर हमारी पॉसिबल नहीं है, पहले तो अगर किसी तरीके से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, किसी वजह से अगर कहीं होता है तो ये दूसरे टीयरों मारे जाएंगे। जो मनोबल है, आज पाकिस्तानी सेना का कोई मनोबल नहीं है। उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक तरफ आप देख रहे हैं हंसते हुए लोग, एक कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए वहां क्या हो रहा है। मैंने खुद देखा कि वहां के जो सांसद थे संसद के अंदर, वो जो है ऐसे इस तरीके से हाथ करके कह रहे थे, हे परवरदिगार, हे अल्लाह, हमको माफ कर, हमको माफ कर, किसी भी तरीके से हमें इस जिल्लत से हमको बचा। और वहां क्या हो रहा है, वहां पे जो है गालियां दे रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा गीदड़, ऐसा नालायक, ऐसा निकम्मा, ऐसा बुज़दिल, जो कि मोदी के नाम से भी थर-थर कांपता है। ये शब्द वहां पर अपने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये तो मैं संसद की बात बता रहा हूं। जी। आप सड़क पे आ जाइए, सड़क पे आ जाइए, जनता के अंदर भारी असंतोष, और ये है कि आगे क्या होगा इस बारे में बहुत ही चिंता व्याप्त है, अपार्ट फ्रॉम कि वहां भुखमरी फैली हुई है। जी। जो उनके प्रधानमंत्री जो उसके अंदर जेल के अंदर है, इमरान खान को रिहा कराने के लिए वहां पर नारेबाजी की जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है। एग्जैक्टली नासिर निकाल रहे, कल सारे लोग जेल में पहुंच गए थे। जी। और आज सर ख्वाजा आसिफ का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जेल जो है इमरान खान को लेकर सवाल पूछा गया उनसे कि वो जो है महफूज नहीं है, सुरक्षा उनकी ज्यादा चाक चौबंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जेल सबसे महफूज जगह होती है। ये ख्वाजा आसिफ का आज बयान सामने आया। मुझे एक बात बता दीजिए जी, चलिए ये बात मान ली, पाकिस्तान का तो वो हाल है कि जो उनके चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जी, सेना प्रमुख हैं, और उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने घर, उनका ऑफिस उनको सेफ नजर नहीं आ रहा, वो बंकर में घुसे हुए। तो जेल के अंदर आम लोगों की बात तो एक अलग है। पाकिस्तान का जिस तरीके से बुरा हाल है, आप देखिए
कुछ ही दिनों में इसकी परिणति ये होगी, पाकिस्तान का शीघ्र विभाजन होने वाला है। और इसमें आप अगर देखें तो जो रणनीति बनाई गई है जी, जो सरकार ने हमारी रणनीति बनाई है, वो मैं समझता हूँ विश्व के अंदर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। एक तरफ पहले लोग बहुत गालियां दे रहे थे, कह रहे थे कि ये पानी रोक दिया, ये किया, वो किया, और अब ये कहाँ रखेंगे, 30% ही हम रख सकते, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत ये कार्य किया गया था, पानी छोड़ दिया गया। अब जो है बाढ़ की स्थिति में उधर से लोग आ नहीं सकते, तो ये कट ऑफ कर दिया जी। दूसरा क्या है, आज की स्थिति में अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान पूरी तरीके से एक सैंडविच स्टेट बन चुका है जी। एक तरफ जहां नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंट की बात करते हैं, वहां भारतीय सेना जो उनको अच्छी तरीके से जवाब दे रही है। अगर आप सदर्न साइड में आइए सी की तरफ, तो वहां पे नेवी उनका काम तमाम कर रही है। अगर आप अफगानिस्तान की तरफ जाएं तो वहां पर जो तालिबान है वो उसको अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। अगर आप उसके एग्जैक्ट नॉर्थ में जाएं तो वहां पे पीओके के लोग उसको जवाब दे रहे हैं। स्थिति ऐसी बन रही है कि शीघ्र ही चारों तरफ से कहा जाए सर कि पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से फंसा हुआ है, घिरा हुआ है। अब वापस आएंगे सर चौहान साहब आपके पास। हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह साहब। सर बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। जिस तरह का कल देखने को मिला है और आज भी प्रिपरेशन तो लगातार चल रही है, हालांकि कुछ देर के बाद एक विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उसमें भी पता चलेगा कि आखिर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं सर, जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक की स्थिति बनी हुई है, वहां संसद में आपने देखा किस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, अभी पाकिस्तान भी पूरी दुनिया से लोन देने की अभी गुहार लगा रहा है। आरपी सिंह साहब देखिए, आर्थिक की स्थिति तो उनकी काफी पहले से ही खराब है। लोन चुकाने के लिए लोन मांग रहे हैं, आईएमएफ ने उनको काफी पहले से ही रिफ्यूज कर दिया है। अभी जो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पानी के विभाग के साथ उन्होंने फिर से वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, तो उसके भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रही बात ये कि उनके पास इतनी रसद, अम्युनिशन या कोई भी सहायता ऐसा नहीं है जो इस वॉर को झेल पाए। और स्थिति की स्थिति यह है कि इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, जो कि आपके बलूचिस्तान वालों ने पहले ही जाकर के अभी ही उन्होंने यूएन के अंदर अपनी रिक्वेस्ट डाल देखी है जी। आपके बलूच जो है वो करें, पख्तून के इलाके में भी प्रॉब्लम चल रही है, तालिबान के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है जी कि जेएनके के सिविल के जो नागरिक हैं, जिनको इस बार आर्टिफायर से या ड्रोन के साथ काफी नुकसान हुआ है, उन्होंने खुलेआम ये बात कह दी है कि भाई हम लोगों के ऊपर क्यों अत्याचार किया जा रहा है, जबकि हम लोग इसके कोई गुनाहगार नहीं है। वहां पे अभी कुछ ही घंटे पहले उमर अब्दुल्ला साहब गए हुए थे और उन्होंने जो उड़ी और पुंछ के इलाके में जा करके, जो उड़ी नहीं बल्कि रजौरी और पुंछ के इलाके में जाकर के ये बात बता देखी है कि सिविलियंस के ऊपर जो काम हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और पहली बार हुआ है। और इसके पहले 71 वॉर में ये कार्रवाई हुई है। इसके बाद तकरीबन 50 साल बाद ऐसी चीजें हुई हैं जो कि पूरे हमारे जेएनके के कश्मीरियों के ऊपर एक आघात है। इसलिए जो है एक तरह से भारत ये देख रहा है कि स्थिति में काफी एक तरह से मोड़ आ रहा है, जो कि पाकिस्तान की जो आज के हालात में गवर्नमेंट है, वहां की जो शासन है, वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर चुकी है। कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। यहाँ तक कि चाइना या यहाँ तक कि टर्की, यहाँ तक कि मलेशिया जो कह रहे हैं उनके साथ हैं, उनका भी मदद बिल्कुल एक तरह से नील के बराबर है। वो कुछ काम ऐसे नहीं है जो भारत के किसी भी प्रोग्राम बिल्कुल ये कहा जाए कि बयान जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन खुलकर समर्थन न तो चीन कर रहा है और ना ही टर्की कर रहा है, ये अब कहना चाह रहा है। वापस आऊंगा सर आपके पास। स्वाति हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, एक तो एक बैठक महत्वपूर्ण चल रही थी रक्षा मंत्री के साथ, उसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? साथ ही साथ ये कि रेड सायरन जो है उसकी टेस्टिंग भी होने वाली है, उसको लेकर क्या अपडेट है?
देखिए, इस वक्त हम पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में ही मौजूद है और लगातार जो सायरन है वो अब से थोड़ी देर पहले ही बंद हुआ है। और यहाँ पर को दिखा देते हैं यहाँ से कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर खुद मंत्री प्रवेश वर्मा भी पहुंचे हुए थे और ये सायरन लगातार जो है 10 से 15 मिनट तक बजाया गया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। और अगर जो है वो पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है, दिल्ली की बात की जा रही है, और तो ये सायरन बजेगा और इस वक्त जो है लोगों को अपने अपने घरों में सुरक्षित स्थान पर जाना है। और साफ तौर पर कहा गया था कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आईटीओ में स्थित है और यहाँ पर पहले ही लोगों को कहा गया था कि सायरन बजेगा और डरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ जो बैठक का अगर हम जिक्र करें तो तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक हुई, सीडीएस भी उसमें मौजूद थे और जो कार्रवाई की गई भारत की ओर से उसकी पूरी जानकारी बैठक में दी गई है। और लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी दिल्ली में इस वक्त चल रहा है। गृह मंत्री के यहाँ बैठक हुई, रक्षा मंत्री ने खुद तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की। एक तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त, देखिए आप, सायरन शांतनु फिर से बज रहा है। इस वक्त बहुमंजिला इमारत है, ये आईटीओ में स्थित है, सायरन बजाया जा रहा है और ये इससे ये कहा जा रहा है कि चूंकि लोगों के मन में डर उत्पन्न न हो, इसीलिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त देख पाएंगे कि सायरन इस वक्त फिर से बज रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, सायरन की आवाज सुनाई देगी तो उस वक्त अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर जाना है। सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर से, जहां पर लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और यहाँ पर जो कर्मचारी है वो भी मौजूद है और लगातार सायरन का परीक्षण किया जा रहा है। इस वक्त मॉक ड्रिल भी किया गया था, हम सब ने तस्वीरें देखी थी, देश भर में मॉक ड्रिल हुआ था और सावधानी किस तरह से बरती जाए इसको लेकर ये परीक्षण इस वक्त पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में चल रहा है। बिल्कुल स्वाति, अलग अलग जगहों पर इसी तरह का परीक्षण चल रहा है क्या? क्योंकि हमने सुना पुराना जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर भी इसी तरह की टेस्टिंग की जाएगी। देखिए, यही पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है और पीडब्ल्यूडी बहुमंजिला इमारत है, आईटीओ में स्थित है और यहीं पर जो है ये सायरन बज रहा है। और आज पहले से ही जो है ये जानकारी दी गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्योंकि लोगों के मन में डर ना हो। क्योंकि कल हमने जम्मू की तस्वीरें देखी थी, पंजाब की बात करें वहां पर देखा था कि किस तरह से ब्लैकआउट किया गया था, सायरन की आवाज जो है वो गूंज रही थी और उस वक्त यानी साफ मैसेज है कि जैसे ही सायरन बजेगा, क्योंकि अभी चूंकि परीक्षण किया जा रहा है और जो है मॉक ड्रिल इससे पहले हम सब ने देखी थी कि लोगों को सावधानी बरतने के लिए ये सायरन जो है, अगर अटैक किया जाता है तो ये सायरन पहले ही बजेगा और इसका मतलब है कि जो आम नागरिक है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। और ये साफ मैसेज है कि जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देगी पूरी तरह से ब्लैकआउट किया जाएगा, उस वक्त लोग अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। ये एक संदेश जो है वो सायरन से पहले और साफ तौर पर कहा गया है कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है और ये इस वक्त परीक्षण जो है वो आईटीओ पर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका स्वाति इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। देखिए किस तरह से परीक्षण किया जा रहा है और ये परीक्षण कहीं ना कहीं दर्शाता है किस तरह की तैयारियां चल रही हैं भारत में और किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। जेपी चौहान साहब, एक बार मैं आपसे रिएक्शन चाहता हूं। इसको दिल्ली में ये बड़ा परीक्षण यहां पर चल रहा है और इसको किस तरह से अभी देखा जाना चाहिए? क्या पाकिस्तान को भी और करारा जवाब मिलने वाला है? चौहान साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जो तैयारियां चल रही हैं? चौहान साहब, ये तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या पाकिस्तान को भी करारा जवाब मिलना बाकी है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वापस जाऊंगा जेपी चौहान साहब के पास। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक अच्छी चीज हमने देखी जिस तरह से भारतीय सेना जो है वो तो जवाब दे ही रही है। हमने जिस तरह से देखा है पूरे पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन साथ साथ
विपक्ष के साथ भी बैठक हुई है आपकी। एक विपक्ष जो है वो भी पूरी तरह से समर्थन यहां पर कर रहा है। किरण रिजिजू जो है उनका भी हमने कल बयान सुना है। तो कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में भारतीय सेना के साथ, प्रधानमंत्री के साथ और तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह से आप इसको देखते हैं? शांतनु जी, ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष जो पहले सबूत मांगता था उसको सद्बुद्धि आई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भारत की सेना पर सवाल करते थे तो उनको सद्बुद्धि आई है और जानते हैं कि मोदी जी, देखिए उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। मोदी जी 2015 से लगातार भारत की सेना को मजबूत करते चले आ रहे हैं। राफेल का जब डील के लिए साइन करने फ्रांस गए थे तब से, और मोदी जी की एक बात हमें याद रखनी चाहिए, जब बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि काश हमारे पास राफेल होता। राफेल गेम चेंजर सिद्ध हुआ है इस लड़ाई में। इसी राफेल को विपक्ष नहीं आने देना चाह रहा था। अब मैं आज इस पे ज्यादा नहीं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन एक बात है शांतनु जी, मुझे कहनी पड़ेगी कि पहले डोजियर खेला जाता था। 2008 में जब आतंकवादी हमला मुंबई पे हुआ, इतना भीषण विभत्स घटना हुई थी जिसमें 170 भारतीयों का खून बहा दिया गया था, तो डोजियर सौंपे जाते थे। उस समय डोजियर थे, लेकिन अब डोजियर का वक्त नहीं है संजय जी। अब डोज जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है और शहबाज शरीफ का जो बयान सामने आता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत। ठीक है, मैं उसको ठीक कराता हूं। एक बार आवाज ठीक करिए। संजय जी को आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। लेकिन पाकिस्तान को डोजियर नहीं सौंपे जा रहे हैं, पाकिस्तान को डोज दिया जा रहा है। जिस तरह का डोज जो है वो 2 दिनों में मिला है पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला रहा है। चलिए, संजय जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, नहीं आवाज पहुंच रही, जिसके आप क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं? नहीं संजय जी, आप ही से बातचीत कर रहा था मैं। पाकिस्तान को डोजियर नहीं सौंपा जा रहा, मैं कह रहा हूँ वो डोज दिया जा रहा है। पूछने पहले बताएं। जी आरपी सिंह जी बोलिए। सर मैं आता हूं संजय जी आपके पास। नहीं, सवाल आपका जो है जी, सवाल फिर से बताएंगे आप? हाँ, मैं कह रहा हूं सर, डोजियर सौंपने का वक्त चला गया है। अभी पाकिस्तान को डोज देने का वक्त है और उसका जो कहीं ना कहीं नतीजा है वो भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी से अब गुहार लगा रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है, जैसा कि आपने भी बताया अभी। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की हालत काफी जो है इस समय ऐसे रास्ते पे खड़ा है कि उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है जी। वो अपने इंटरनल इज्जत बचाने के लिए वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। और अब बीच में ये बता रहा हूं, उनके डीएनए में ये हुआ है कि वो कोई ना कोई अपना एक्शन करेंगे, जो कि कल रात को उन्होंने अपनी आईबी पार करके या एलओसी पार करके उन्होंने 50 ड्रोन जो भेजे हुए थे। हमारे जो S-400 के जो भी आपके सुदर्शन चक जो एयर डिफेंस के, इस वजह से उनको गिरा दिया गया है। आज 2-3 मीटिंग हो चुकी है होम मिनिस्टर की, रक्षा मंत्री की, और हमारी पूरी तैयारी है कि अगर किसी तरह की अगर मिस एडवेंचर पाकिस्तान करेगा तो अपने लिए वो कहर ढाएगा। उनको अमेरिका ने, उनको सऊदी अरेबिया ने और देशों ने, टर्की ने, सबने आगाह कर दिया है पाकिस्तान को कि किसी बात से वो आगे बात को न बढ़ाएं और बातचीत के जरिए इस युद्ध को किसी तरह से न होने दें। लेकिन भारत ने ये फैसला कर लिया है कि इसके बाद सिंदूर 2 जिस हालत में जाएगी वो जाएगी। और इस बार अभी हमारे ट्रुप्स जो बॉर्डर पे ही हैं, कोई ट्रुप्स की मूवमेंट नहीं हुई है, कोई ट्रुप्स में ऑफ अलर्ट नहीं हुआ है। जो बॉर्डर्स में हैं वही उनके लिए काफी हैं, जो उनको संभाल रहे हैं और उनको एक के बाद एक खत्म किए जा रहे हैं। जो भी बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस कल हुए हैं, जो कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि सेना को पूरी छूट है, उस छूट के जरिए उन्होंने कल जो है उस आरटी या रॉकेट या मिसाइल्स का उन्होंने फायर किया हुआ है और उनको न्यूट्रलाइज किया हुआ। इसके परिणाम जो है मेरे ख्याल से 5:30 पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें काफी कुछ क्लेरिफिकेशन आ जाएंगी।
मीडिया से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बात सही हो, जो बात सही बताई गई उसी को सामने लाए। भारत के अंदर इंटरनल जो भी चीजें हैं उन बातों को ही दिया जाए, जिससे किसी तरह का अफवाह ना फैले, किसी तरह की बातों के अंदर वो जो है कोई ऐसी चीजें ना बताई जाए जिससे कि लोग समझे अच्छा ये कल ये हुआ था, आज क्यों इतना ही कम कर दिया गया। तो सही बातों की अगर जानकारी रहेगी तो हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा, और आंतरिक रूप से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आंतरिक रूप से देश सुरक्षित है, तो सेनाओं को पीछे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस बात को जरा ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, और जिस तरह से कल भारतीय सेना ने जवाब दिया है और S-400 के जरिए जवाब दिया है, तो देखिए भारतीय सेना को समर्थन तो बिल्कुल मिल ही रहा है, पूरे देश से मिल रहा है, और भारतीय सेना को पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत पाकिस्तान को है, जिसमें उनका जो सेना प्रमुख है वो कहा जा रहा है कि उसको JPS चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये कहा गया कि उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी जगह दूसरी सेना प्रमुख बना दिया गया है। पाकिस्तान की सेना में ही पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, भारत में प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश पाकिस्तान जरूर कर रहा है, लेकिन आसिम मुनीर जिसका बयान वायरल हुआ था उसके बाद उसके ही लोग जो है, उसके नेता जो है, वो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को कोसने का काम कर रहे थे। अभी ये खबर जो सामने आ रही है JPS चौहान साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? उसको हिरासत में लिया गया है, दूसरा सेना प्रमुख बताया जा रहा है कि वहां पर बनाया गया है। जी जी JPS चौहान साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही सर। मैं बताता हूँ आपको। जी हेलो, जी बोलिए सर, आवाज आ रही है अभी। नहीं, ये मेरी कर्नल RP की आवाज है। जी सर, आप ही बोलिए सर। आप, मुझे लगता है JPS चौहान साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा है कि देखिए, जो आपने सवाल किया है जी कि मुनीर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या जो अफवाह फैलाई गई है, मैं आपसे निवेदन ये करूंगा, ये अफवाह खुद की अफवाह है। इस अफवाह के पीछे न जाएं, और जो सही खबरें यही हैं मैं आपसे जानना चाह रहा था कर्नल RP सिंह साहब कि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान किस तरह से फैला रहा है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? जी, मैं सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि भारत की सोशल मीडिया ही प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसमें कि उसमें आया था कि 5 उनके विमान मार दिए गए जी, और भारत के वो हो गए हैं। और यही बात जो है उन्होंने जो है प्रेस को बताया है, जो कि आपके प्रेस स्काई न्यूज के ऊपर एक इंटरव्यू के अंदर दिया हुआ है कि भारत की सोशल मीडिया ही प्रोपेगेंडा बना रही है। तो मेरे से रिक्वेस्ट ये है, कल रात को ही आप देख लीजिए, रात को अगर किसी ने टीवी देखा है, हर एक न्यूज का एक ब्रीफिंग आ चुकी है। किसी ने रावलपिंडी पे कब्जा दिखा दिया है, किसी ने लाहौर पे कब्जा दिखा दिया है, किसी ने आपका भवाल पे कब्जा दिखा दिया है। इस तरह के कब्जे दिखाए जा चुके हैं, और हर एक न्यूज चैनल का मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है किस न्यूज ने क्या दिखाया है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मेरी आपसे यही निवेदन है कि अगर सही न्यूज आ जा रही है तो उस सही न्यूज को देखें, क्योंकि देखिए सीज फायर के दौरान में इतना, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे रह चुके हैं, सीज फायर में छूट रहती है कि अगर आपके ऊपर जिस तरह का हथियार फायर किया जा रहा है उस तरह की हथियार का आप जवाब दीजिए, और उसमें हमको रिस्ट्रिक्शन बस यही रहती, जब तक कि आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक आप इंटरनेशनल बाउंड्री या LOC को क्रॉस नहीं करेंगे, या उसके ऊपर अटैक का आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे जी। जो फायरिंग की कार्रवाई इतनी लिमिटेड होती है कि विद इन पावर ऑफ ए कमांडिंग ऑफिसर के होती है, वो उसका इस्तेमाल करता है। ये इस्तेमाल अभी के तौर में, कारगिल के टाइम पे ये इस्तेमाल दिया गया था केवल इन्फेंट्री वेपन का, यहाँ तक कि मिसाइल तक को नहीं दिया गया था LOC के ऊपर। कारगिल में ज्यादा छूट। इस बार जब से उन्होंने RT और मिसाइल्स फायर करना शुरू किया है, भारत को भी ये जो भी वहां पे ट्रुप्स हैं उनको ये छूट दे दी गई है कि आप इन्फेंट्री वेपन फायर करिए, आप मिसाइल फायर करिए, आप RT के हैवी गन्स फायर करिए। तो अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसी रात को आपने ये भी कार्रवाई दिखाई है, जिसमें जो ड्रोन की कार्रवाई हुई है उसी में आपके मिसाइल्स भी चले हैं, और एयरफोर्स ने जो आपके S-400 को भी, जो कि सुदर्शन चक्र के नाम पे जाना जाता है, उसका जिस बखूबी से इस्तेमाल किया है, वो पाकिस्तान एक तरह से दहशत में आ गया है कि किस तरह से
इंडिया के स्काई को यानी नभ को, वायुसेना को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। भारत ने पहले ही वहां के जो एयर पावर को धीरे धीरे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और मेरे ख्याल से एक अगर लड़ाई शुरू होगी तो सबसे पहला काम होगा उनके एयर फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, कराची की तरफ समुद्र को सीज कर दिया जाएगा और किसी तरह का जो है आपके दोनों तरफ से उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर। और कल जिस तरह का जम्मू कश्मीर में हमने देखा, वहां पर देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान ने वहां पर सिविलियंस को निशाना बनाया है, अभी भारत इसके जवाब में किस तरह की कार्रवाई कर सकता है? और जिस तरह का हालांकि वो तमाम जो हमले हैं उनको नाकाम कर दिया गया है, लेकिन किस तरह का हमला भारत कर सकता है इसके जवाब में भी LOC पर? देखिए, अगला भारत के पास तो ऑप्शन कुछ नहीं है जी। बस एक ही ऑप्शन है कि आतंकवाद को खत्म करना है और जड़ से खत्म करना है। और ये जो बात कही गई है वो मेरे समझ से तो सत्य है और उसको हो के रहेगा, बिकॉज जब तक ये जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा भारत के लिए एक नासूर बना हुआ है, जो कि ये नासूर जो है 40 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। बल्कि उसके पहले जब ये देश आजाद हुआ था उसी समय अगर सेनाओं को छूट मिली होती तो इस तरह की हरकत अब बार बार नहीं होती। इसलिए जो इस नासूर को खत्म करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि उनके बिल में घुस करके मारो और उनको हमेशा के लिए खत्म कर दो। और ये जरूर होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसको आप देखते रहिए, अभी तो काफी कुछ बाकी है। बिल्कुल सर, अभी काफी कुछ बाकी है और पाकिस्तान में पैनिक फिलहाल तो देखने को मिल ही रहा है। JPS चौहान साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मुझे जी। अभी देखिए सर, कल जिस तरह का फायर हुआ है और उसके बाद भारतीय सेना ने जवाब भी दिया है अभी, लेकिन एक सबसे बड़ा जो आज बैठक हुई है उसमें हालांकि जानकारी जो है वो रक्षा मंत्री जी को दी गई है कि किस तरह से भारत ने उन तमाम कार्रवाइयों का जवाब दिया है। अभी आपको क्या लगता है सर, आज जो है, आज भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का प्रिपरेशन वहां पर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी जिस तरह का जवाब देना चाहिए था वो अभी भी नहीं दिया गया है। आतंकियों पर ही भारत ने हमला किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से सिविलियंस पर हमला किया है, ये बहुत बड़ा कहा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से गुस्ताखी की गई है। इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। चौहान साहब। बिल्कुल, देखिए अभी जो कर्नल RP सिंह जी बोल रहे थे जी, मैं उसी बात को सपोर्ट करता हूं। हमारे सारे मूवमेंट जो इंडिया के हैं स्ट्रैटेजिक मूव, प्रोफेशनल मूव्स हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि हमें एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान के ऊपर हासिल करनी है और हम काफी हद तक उसके नजदीक पहुंच चुके हैं और काफी जगह हमें एयर सुपीरियरिटी मिल चुकी है जी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो हमने कई जगह तहस नहस कर दिया है जी। एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस का मतलब है कि उसकी हमने आंखें फोड़ दी हैं, क्योंकि जब तक कि एयर पावर है तब तक जो है टारगेट्स को डिस्ट्रॉय, लॉन्ग रेंज टारगेट्स को इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता जी। दूसरा जो है उनको जो हमारी जो थल सेना है कोई अगर कार्रवाई करती है तो एनिमी टारगेट को सॉफ्ट किया जाता है। जहां रिक्वायर्ड होती है वहां एयर असिस्टेंस ली जाती है और एयर पावर अपना काम दिखाती है और सेना हमारी आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है किसी चीज का वो है एयर सुपीरियरिटी। और सुपीरियरिटी का मतलब है कि हमारे जो हवाई जहाज हैं फ्रीली उनके इलाके के अंदर घूम सके, जो कार्रवाई करना चाहें वो कार्रवाई कर लें। अभी जो है हम बड़े अच्छी तरीके, दूसरा सबसे बड़ी बात है, देखिए हिंदुस्तान एक बहुत ही जिम्मेदार राष्ट्र है, ये उसने विश्व को सिद्ध कर दिया है। हम पाकिस्तान की जगह कबायली नहीं है, हम रोग नेशन नहीं है कि भाई आप जो है अब कुछ नहीं मिला हमें मिलिट्री टारगेट्स अगर नहीं मिले तो हम सिविलियंस के ऊपर फायर करना शुरू कर रहे हैं और संख्या गिनाना शुरू कर रहे हैं। हम वो राष्ट्र नहीं है जी। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है हमें सिविलियन से कोई वो नहीं है, हमें जो है सबसे बड़ा जो है उनके हमें मिलिट्री एसेट्स को, उनको विल को तोड़ना है। और जहां तक सबसे बड़ी किसी लड़ाई में जीत तब होती है, कर्नल RP सिंह मेरे साथ सहमत होंगे इस विषय के ऊपर, कि अगर आप एनिमी को विल को तोड़ दीजिए और अपने विल को सस्टेन करिए
तो आपकी कम संख्या, कम एमिनिशंस, कम आर्मामेंट होने के बावजूद भी आप फतेह हासिल करेंगे। जिस तरीके से, अगर आपको याद हो, शिवाजी ने तोरन में की थी, शिवाजी के इसी तरीके से होते थे। वो विल और वो सारी चीजें इंडिया के पास है। तो आपको ये ना समझे कि भाई अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ कर दिया है। आप देखिए उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। पाकिस्तानी सेना को इस समय, हम तो अपने वॉर प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको अपने वॉर प्लान में जो ऐड कर रहे हैं जी, रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन वो जो है बिल्कुल जिस तरीके से सड़क छाप गुंडे होते हैं जी, उस तरीके से उनको रिएक्शन को पता ही नहीं करे क्या। हिंदुस्तान ने हमारे ये मिलिट्री एसेट्स को तोड़ दिया, हमारे आतंकवादी अड्डों को तोड़ दिया, तो हम भी फायरिंग करेंगे। अब बाबा कहां फायरिंग करोगे? दूसरी बात, क्या आपके अंदर वो दक्षता है? पाकिस्तान ने सिद्ध कर दिया है विश्व के सामने कि उनकी प्रोफेशनल दक्षता जीरो है, जीरो। जितने भी उन्होंने टारगेट डेजिग्नेट करे, आधे से ज्यादा तो सिविलियन पॉपुलेशन थी, आधे मिलिट्री, और उन्होंने इस तरीके से वो करी, आतिशबाजी करी हमारे ऊपर कि अब तो जो है सारे के सारे नॉर्थ से लेके साउथ तक, भुज तक, जम्मू कश्मीर से लेके भुज तक, सारे हमारे जितने भी ठिकाने मिलिट्री के बॉर्डर के ऊपर हैं, सबके ऊपर उसने फायरिंग शुरू कर दी। नतीजा सिफर, शून्य। वो भारत की ताकत को जानते नहीं थे। वो अपनी तरीके से ये आंक रहे थे कि जिस तरीके से हम अनप्रोफेशनल हैं, हिंदुस्तान भी अनप्रोफेशनल है। हमारे पास चीन की ताकत है, लेकिन चीन का तो आप जानते ही है क्या ताकत है, वो सबने देख लिया कि क्या वो है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर टेस्टेड, रोबोस्ट, वर्सेटाइल उसका सिस्टम है। चाहे वो डिफेंस का सिस्टम हो, एयर डिफेंस जिसे हम कहते हैं जी, या अटैक के लिए सिस्टम हो, सारे का सारा टेस्टेड। और हम ऐसे ही नहीं करते किसी पे विश्वास जी। पाकिस्तान जरूर, देखिए पाकिस्तान आर्मी के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सब अच्छी तरीके से जो जनता को और सरकार को चूसती है सिर्फ अपने फायदे के लिए जी, और अपना प्रभुत्व जो है चार तरफ दिखाती है, अपना डंडा सबको दिखाती है। उनकी सरकार भी जो है वो कोई जनता की सरकार थोड़ी है, जनता की सरकार को चलने कहां देते हैं। उनकी सरकार जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप चाहती है, सिर्फ और सिर्फ उसको बनाती है। और किसको बनाती है? जो उसकी हामिया मिले, उसकी लाइन के साथ अपनी लाइन ड्रॉ करे। तो यहां जब ये बात आ जाती है, अपना स्वार्थ आ जाता है, वहां पर प्रोफेशनलिज्म जीरो हो जाता है। यहां पे अकाउंटेबिलिटी है। मैं अच्छी, अगर यही हाल हिंदुस्तान का हुआ होता तो सरकार जो मिलिट्री लीडरशिप के साथ करती, वो अलग बात है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप के अंदर इतना वो है कि वो स्वयं अपने हाथ खड़े कर देते, यस आई एम एट फॉल्ट जी, लेकिन वहां पे नहीं करेंगे ये। बिल्कुल, ये प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान की सेना में देखने को नहीं मिल रहा है। और आपने कहा कि कबायलियों जैसा व्यवहार तो वो 1947 से ही कर रहे हैं सर, जिस तरह से उनका व्यवहार तभी से देखने को मिल रहा है और अभी भी वही देखने को मिल रहा है लगातार। लेकिन देखिए, सेना की तरफ से प्रेशर तो संजय जी बनाया गया है। संजय सिंह जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है सर। सेना की तरफ से तो प्रेशर बनाया ही गया है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बन रहा है। अमेरिका ने कल साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान को अब पीछे हटना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कितना अमेरिका की सुनता है या नहीं सुनता है, या फिर चीन पर ज़्यादा भरोसा पाकिस्तान दिखाता है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं बिल्ड करने में भारतीय जो सरकार है वो कामयाब रही है एक तरह से पाकिस्तान पर। चौधरी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसमें कुछ बोलना चाह रहा था जी। देखिए, बात कह रहे हैं कि अमेरिका की बात मानेगा कि नहीं मानेगा, तो इको आ रही जी। तो मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूं, फिर मैं इसका जवाब दूंगा जी। देखिए, पाकिस्तान बना क्यों था और बनाया किन्होंने था। ये एक ग्रेट गेम के तहत ब्रिटिशर्स ने यूएसएसआर, मतलब उस समय जो आज रूस कहलाता है, उसको रोकने के लिए एक जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन को क्रिएट किया था, जिसका नाम दिया था पाकिस्तान। पाकिस्तान तब तक जिंदा था
जब तक यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ था, जब अमेरिका ने सोवियत संघ को तोड़ दिया, उसके बाद पाकिस्तान की भूमिका करीब करीब खत्म हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत चतुर राष्ट्र है, बहुत चालाक और धूर्त देश है। उसने आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए अमेरिका पर अटैक कराया। अमेरिका फिर आ गया अफगानिस्तान के अंदर। इसके लिए अब पाकिस्तान बार्गेनिंग करता था, चाहे वो यूएसएसआर को रोकने के लिए। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अमेरिका से पाकिस्तान ने 2 किस्तों में बहुत बड़ा पैसा लिया है जी। जब रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, यूएसएसआर के खिलाफ, तो $30.5 बिलियन, कितना 30.5 बिलियन डॉलर अमेरिका ने दिए थे। जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला ओसामा बिन लादेन के द्वारा कराया गया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को 20 से 25 बिलियन डॉलर दिए। तो ये कमाई का जरिया था और यही पाकिस्तान की ताकत थी। लेकिन जब अफगानिस्तान को छोड़ के अमेरिका चला गया, उस दिन के बाद पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए था कि अब अमेरिका ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया है। और एक गलती जो पाकिस्तान ने की है, वो चीन के गोद में जाके बैठ गया है। अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि पाकिस्तान अमेरिका चीन के गोद में जाए। आज जो पहले सिचुएशन पाकिस्तान की थी इस रीजन में, वो करीब करीब अब भारत की बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका के फोकस में चाइना है, रूस नहीं है। उसको भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र चाहिए। इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान कूड़ेदान बन चुका है, उससे दुनिया का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है। बस पाकिस्तान के लिए इतना है कि एक सोवरेन कंट्री है, उसके पास एटम बम है। एक देश होने के नाते उसको लोग समझा रहे हैं कि भाई ये तो पीछे हट जाओ। अमेरिका ने क्या कहा है, अभी वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम पीछे हटो वहां से, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आज की डेट में पाकिस्तान के साथ 2 ही देश है, एक टर्की है, दूसरा चाइना है। बाकी पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। भिखमंगों और भिखारियों का साथ कोई नहीं देता है। पाकिस्तान भिखमंगा और भिखारी देश है, उसके साथ कोई नहीं है। दुनिया जानती है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत के पीछे चीन भी लगा है और अमेरिका भी कह रहा हम फ्री ट्रेड करेंगे। यूरोपियन यूनियन भी कह रही है कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। इससे बहादुर सेना नहीं मिलेगी। भारत की सेना को नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो मोदी जी के रूप में मिल गई है। भारत की सेना वेल इक्विप्ड आर्मी है, जो मोदी जी ने इसको खड़ा किया है। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं अपनी तरफ से कि इस लड़ाई में जो गेम चेंज हुआ है, भारत ने जो डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया है, वो बहुत काबिले तारीफ बिल्कुल है। डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया है। और जैसा कि जेएफएस चौहान साहब ने भी कहा कि आंखें जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फोड़ दी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त इतने की ही इजाजत देता है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये कवरेज लगातार जारी है।